हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग के यूपी बीएड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो चल रहे थे, जिसमें से कुछ पेपर्स मैंने आप लोग को सॉल्व करवा दिए हैं। जो 2024 का पेपर हुआ था, जो 2023 का हुआ था और 22 का हुआ था, ये पेपर ऑलरेडी मैं आप लोग को सॉल्व करवा चुकी हूँ। आज के वीडियो में हम 2021 के पेपर से शुरुआत करेंगे कि 2021 में जिस तरह के क्वेश्चन आपके कॉमर्स में पूछे गए थे। और अब आप लोग के जो पेपर्स हैं जो आएंगे, पहले भी वीडियोस जो आई थी वो आप लोग की बायलैंग्वेज ही थी। आगे ही जो वीडियोस आएंगी वो भी दोनों लैंग्वेजेस में ही रहेंगी। तो अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है। इसके अलावा आपके प्रैक्टिस सेट भी आएंगे, एक बार ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोग के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं लेकर के आऊंगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा लेखांकन सिद्धांत स्वामी एवं प्रबंध के अंतर को प्रदर्शित करता है? Which of the following accounting principle highlights the distinction between the owner and the management? Business initiative principle, going concern principle, dual aspect principle, none of them. क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो ओनर होता है और जो मैनेजमेंट होता है उनके बीच डिफरेंस को। तो यहाँ पर जैसे कि एक छोटा व्यवसाय है, एकल है, सोल प्रोप्राइटरशिप जिसे कहा जाता है, अगर वो होती है तो वहाँ पर तो ये रहता है कि एक अकेला व्यक्ति दोनों चीज़ों को हैंडल कर सकता है। लेकिन जब बात एक फर्म की, कंपनी की जा रही होती है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो ओनर होते हैं वो खुद ही मैनेजमेंट का काम नहीं करते। इसके लिए अलग से मैनेजर्स रखे जाते हैं, डायरेक्टर्स रखे जाते हैं, जो कि कंपनी को चलाने का काम करते हैं। तो वहाँ पर ओनर अलग हो जाते हैं और जो कंपनी के मैनेजर हैं या और जो मैनेजमेंट होता है वो अलग हो जाता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है? तो ये हो जाता है आप लोगों का बिजनेस इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट, व्यावसायिक अस्तित्व। यानी कि अगर ये कॉन्सेप्ट कहता है कि स्वामी और जो उसका प्रबंध है वो आपस में अलग अलग होते हैं। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स द फाइनल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेस? जब हम जो हमारी लेखांकन की प्रक्रिया है, अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है, उसको एक इंफॉर्मेशन की तरह देख रहे होते हैं, तो वहाँ पर एज ए इंफॉर्मेशन प्रोसेस में उसका लास्ट पार्ट क्या होता है, यानी कि अंतिम चरण क्या होता है, ये आपसे कह रहा है। सूचनाओं का विश्लेषण और निर्वचन, सूचनाओं का संप्रेषण, लेखा पुस्तकों में आंकड़ों का अभिलेखन, वित्तीय विवरणों के रूप में सारांश की तैयारी। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा इन बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ समरीज इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो कौन सा हो जाता है? सबसे लास्ट का जो स्टेप होता है वो सूचनाओं का संप्रेषण करना होता है, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब सारे स्टेप होते हैं क्या, एक बार वो देख लीजिए, तब आपकी अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले जो होता है वस्तु सूचनाओं का लेन देन, जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं वो आ जाएंगे। इसमें देखा जाता है कि कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो कि वित्तीय नेचर के हैं। उसके बाद आ जाता है कि हम जर्नल बनाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, अपना जर्नल। पहले हमने ट्रांजैक्शन देखे कौन से जो है इकोनॉमिक नेचर के हैं, उसके बाद हमने उसको जर्नल में प्रविष्टि करी, एंट्रीज करी। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, फिर हम उससे क्या बनाते हैं, लेजर तैयार करते हैं। लेजर बनाने के बाद हम बैलेंस निकालते हैं कि उसकी जो बाकी होती है वो निकाली जाती है। फिर वहां से उन जो बैलेंस निकल करके आता है उससे हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, उससे हमारा बनता है ट्रायल बैलेंस। और उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या बनाते हैं, व्यापारिक एवं लाभानी खाता। अब इसमें समायोजन, एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह भी आ जाती हैं। उसके बाद बन जाता है पर ट्रेडिंग अकाउंट, जो व्यापारिक खाता है, और हो जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो अकाउंट आपके इसके बाद प्रिपेयर हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर आ जाता है बैलेंस शीट। उसके बाद हम तैयार करते हैं बैलेंस शीट या फिर आर्थिक चिट्ठा। फिर सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है, इंटरप्रिटेशन जिसे बोला जाता है वो किया जाएगा। फिर आ जाता है लाभानी नियोजन खाता। फिर अगर आपकी आवश्यकता होती है तो आप क्या बनाते हैं, लाभानी नियोजन खाता, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट अलग होता है। मोस्टली ये आपका जो बनता है जब पार्टनरशिप की बात हो रही होती है वहां पर बनाया जाता है। तो अगर आप इसको ना भी इंक्लूड करें तो कोई इशू नहीं है। एक जो पूरी प्रोसेस होती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड करके आपको बताया। ये मेनली जो बनता है ये आपकी पार्टनरशिप के टाइमिंग पे बनता है। फिर आ जाता है सूचनाओं का संप्रेषण, यानी कि अब हमने इतना सब काम करने के बाद जो इंटरप्रिटेशन का काम होता है, विश्लेषण निर्वचन करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल करके आती है कि अभी स्थिति क्या है, क्या उसमें चेंजेस करने चाहिए, पिछले वर्ष से इस वर्ष में क्या चेंजेस आए हैं,
उन सबको ही इन्फॉर्मेशन किसको दी जाती है, जो मैनेजर्स होते हैं, जो ओनर होते हैं, जिनको भी रिक्वायर्ड होता है उन सबको दी जाती है। तो लास्ट वाला क्या हो जाता है, सूचनाओं का संप्रेषण। इसके भी अगर आगे आप देखना चाहें तो उसके बाद उचित निर्णय फिर डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन जो लास्ट चरण माना जाता है, लास्ट स्टेप माना जाता है, वो आपका सूचनाओं का संप्रेषण होता है। तो अब आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी अच्छे से अकाउंटिंग की। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि किसके बाद कौन सी चीज़ बनती है, अ, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आगे भी, और सारे कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आधुनिक युग में लेखांकन जाना जाता है। इन द मॉडर्न एरा अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजैक्शन एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अ सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ देम। यहाँ पर कह रहा है कि आज के टाइम में लेखांकन को हम किस तरह जानते हैं? मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किए जाने वाले व्यवहारों के लेखन, वर्गीकरण तथा संचितीकरण करने की कला के रूप में, व्यवसाय की भाषा के रूप में, व्यवसाय सूचनाओं के स्रोत के रूप में, उपयुक्त सभी रूपों में। तो आज के टाइम में अगर हम बात करें तो सारी ही चीज़ें आ जाएँगी। इसमें हम क्लासिफ़ाइड रिकॉर्ड भी करते हैं, क्लासिफ़ाई भी करते हैं, समराइज़ भी करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। लेखांकन को ही व्यवसाय की भाषा भी कहा जाता है, लैंग्वेज भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस क्या है? तो अकाउंटिंग ही होती है, लेखांकन ही होती है। व्यवसाय सूचनाओं का स्रोत भी है, तो भी आपने देख ही लिया, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू ascertain प्रॉफिट और लॉस, टू मेंटेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, टू डिसाइड द ट्रू पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो जो पुस्तपालन होता है उसका उद्देश्य क्या होगा? लाभ हानि ज्ञात करना, व्यवसायिक लेन देन के सही एवं पूर्ण अभिलेख रखना, संपत्ति एवं दायित्वों की सही स्थिति दर्शाना, व्यवसायिक लेन देनों की शुद्धता का परीक्षण करना। तो यहाँ पर जो पुस्तपालन बुक कीपिंग होती है, बुक कीपिंग में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी जैसे कि मैंने आप लोग को पूरी प्रोसेस समझाई थी, उसमें जो मेन आप लोग का आता है, जो ट्रांज़ैक्शन आपने किए, जो आपने जर्नल बनाया, जर्नल के साथ-साथ आपने जो कैश बुक और उसकी सब्सिडियरी बुक्स तैयार करी हैं, प्लस साथ में जो आपने लेजर बनाया है, वहाँ तक का जो काम होता है, वो आ जाता है आपका पुस्तपालन में, बुक कीपिंग में। इसके बाद का जितना भी काम होता है, वो सब अकाउंटिंग में आता है। तो यहाँ पर व्यावसायिक लेनदेनों की सही एवं पूर्ण अभिलेख रखना जो होगा, टू मेंटेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होता है, वो ही आपका बुक कीपिंग कहलाता है। इसके बाद के जितने काम होते हैं वो सब आपके अकाउंटिंग में आ जाते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है। चलिए नेक्स्ट है, मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार किसका लेखा खाते में किया जाएगा? अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट? क्वालिटी कंट्रोल विद इन द बिजनेस, कमीशन पेबल टू अ वेंडर, द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क अमंग एम्प्लॉयज, ऑल ऑफ देम। यहाँ पर मुद्रा मापन, ये जो आपकी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होती है, तो उसका मतलब कहने का ये कि केवल उन्हीं चीज़ों का लेखांकन किया जाएगा या उनकी को ही रिकॉर्ड में हम रखते हैं जिनको कि हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, यानी कि जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यवसाय में गुण नियंत्रण, आप किसी चीज़ की क्वांटिटी को तो कर सकते हैं लेकिन क्वालिटी को नहीं कर सकते। विक्रेता के दे कमीशन, तो कमीशन अगर दिया है तो कमीशन तो सीधे-सीधे आपको पता है कि कितना अमाउंट है, उसको हम कर पाएँगे। कर्मचारियों ये वाला तो नहीं होगा। कर्मचारियों की सामूहिक कार्य करने की भावना, तो इसको भी आप जो है नहीं कर सकते हैं, जो स्पिरिट है उनकी। ये होनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है एक बिज़नेस के लिए, एक ऑर्गनाइज़ेशन के लिए, लेकिन इसे आप मनी में मेज़र नहीं कर सकते। तो सिर्फ़ यहाँ पर ऑप्शन बी वाला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर स्वामित्व किसका है? हु होल्ड्स द ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग? प्राइवेट इनिशिएटिव, द गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव, जॉइंट इनिशिएटिव। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि पब्लिक सेक्टर में जो अंडरटेकिंग होती हैं, उसकी ओनरशिप किसके पास होती है? तो उसकी ओनरशिप जो होती है, इसे शॉर्ट में आपने पीएसयू के नाम से सुना होगा। जो पीएसयू होती है, इसमें भी वैकेंसीज़ आती हैं, इसमें भी वैकेंसीज़ निकलती हैं, आप यहाँ भी फॉर्म फिल कर सकते हैं अपना। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि स्वामित्व किसका होता है, तो सरकारी होता है। द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट है, व्यवसाय में सम्मिलित हैं, बिजनेस कंप्राइजेस ट्रेड ओनली, बोथ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ऑल थ्री, कॉमर्स ओनली। तो जब व्यवसाय की बात बिजनेस की जा रही है, तो बिजनेस में आपकी ट्रेड भी आता है, इंडस्ट्री भी आता है और कॉमर्स भी आता है। ये तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं। व्यापार, उद्योग और वाणिज्य, ये तीनों ही चीज़ों को हम बिजनेस में शामिल करते हैं। और बिजनेस खुद में क्या है,
तो बिज़नेस खुद में क्या होता है कि वैसे तो अगर इसकी वर्ड मीनिंग की बात करें तो व्यस्त रहने की स्थिति। लेकिन अब हम अगर बात कर रहे हैं क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड तो किसी ऐसे काम में व्यस्त रहना, बिज़ी रहना जिससे कि आपको धन की प्राप्ति हो रही है यानी कि जिससे कि आप अर्निंग कर पा रहे हैं, वो काम बिज़नेस कहलाता है। अब यहाँ पर इसमें इन तीनों को शामिल किया जाता है, थोड़ा-सा इसके बारे में देख लीजिए। कि व्यवसाय एक व्यापक शब्द है, मूलतः यह उद्योग एवं वाणिज्य का योग है। सूत्र के रूप में अगर हम देखें तो क्या होगा, बिज़नेस इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंडस्ट्री प्लस वाणिज्य यानी कि जो ट्रेड हो जाएगा और जो इंडस्ट्रीज़ हो जाती। अब वाणिज्य में क्या आता है, व्यापार प्लस व्यापार के अन्य सहायक क्रियाएँ और सहायक क्रियाएँ कौन-सी होती हैं, जैसे कि बीमा है, इंश्योरेंस होता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, बैंकिंग की हैं, परिवहन की हैं, ट्रांसपोर्ट की हैं, ये सब आपकी व्यापार के सहायक कार्य हो जाते हैं। तो अगर सिर्फ वाणिज्य पूछेगा तो ये आपका आंसर होना चाहिए, व्यवसाय पूछेगा तो उद्योग प्लस वाणिज्य और उससे रिलेटेड जो उसकी क्रियाएँ होती हैं, जैसे कि क्वेश्चन में था, तो यहाँ पर इस तरह से ये फ़ॉर्मूला आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय कौशल में सम्मिलित है मैनेजरियल स्किल्स इंक्लूड टेक्निकल, डायग्नोस्टिक, पॉलिटिकल, ऑल ऑफ द अबव। तो प्रबंधकीय कौशल में कौन सी चीज़ें शामिल हो जाती हैं? तो इन तीनों को ही शामिल किया जाता है। यहाँ पर तकनीकी भी होती है, नैदानिक भी और राजनीतिक भी। क्योंकि जो मैनेजमेंट का काम है, एक बिज़नेस को पूरी तरह से चलाने का काम होता है, तो उसमें सारी ही कौशल होने चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी हैं, तकनीकी, मानवीय हैं, अवधारणात्मक है, नैदानिक और राजनीतिक। और ये किसने बताया था? ये जो हेनरी फॉल थे, उन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता थे। द ओरिजिनेटर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्योल हैं, जॉर्ज और टेरी हैं, नन ऑफ दीज। तो जो वैज्ञानिक प्रबंध है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, किसने लाया था? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर जो थे, उनके द्वारा लाया गया था। उनको ही इसका जन्मदाता माना जाता है। ये अमेरिका के थे। अमेरिका में इनका जन्म हुआ था और ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। वैज्ञानिक ये प्रबंध साइंटिफिक मैनेजमेंट का पूछा जाए तो आपके एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं और अगर आपसे ये पूछा जाए प्रशासनिक प्रबंध जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैनेजमेंट है, उसके कौन है? तो वो हेनरी फ्योल है और हेनरी फ्योल के जो थे वो 14 प्रिंसिपल जो हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनसे भी ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो उनको भी ज़रूर से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन अवधारणा है द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, सेल्स ओरिएंटेड है, कस्टमर ओरिएंटेड है, सेलर ओरिएंटेड है। तो विपणन की जो अवधारणा है उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? तो ये ग्राहक उन्मुखी होती है, कस्टमर ओरिएंटेड होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले के टाइम में अगर हम देखें, पुराना जो इसका कॉन्सेप्ट था, जो क्लासिकल थ्योरी थी, वो ये मानती थी कि सिर्फ परचेस करना यानी कि बाई करना और सेल करना, इन दो को ही शामिल किया जाता था मार्केटिंग में। लेकिन आज के टाइम में जब पहली बार किसी चीज़ को बनाने का आइडिया आता है, तब से लेकर के उस चीज़ को जब हम सेल करने के बाद जो आफ्टर सेल करने के बाद की जो सर्विसेज़ होती हैं, दी जाती हैं, वहाँ तक जो है आपका मार्केटिंग का काम चलता रहता है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जो ग्राहक है, कस्टमर है, उसके पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि अगर आप उसको सैटिस्फाई नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से कंप्लीटली अपने प्रोडक्ट से, तो फ़ौरन ही दूसरी चीज़ पर स्विच कर जाएगा और दूसरी चीज़ को खरीदने लगेगा। अगर सेम क्वालिटी में सेम अच्छी चीज़ उसको जो है कम प्राइस पर मिल रही है, तो उसको परचेज़ करेगा। इसलिए क्या होता है कि अब जो है मार्केटिंग में सारी ही चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो अब जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड है, ग्राहक को ही मार्केट का राजा माना जाता है। चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन में ब्लैक बॉक्स का संबंध है। इन मार्केटिंग द ब्लैक बॉक्स इज एसोसिएटेड विद विपणन नियोजन से, मिश्रण से, नियंत्रण से, उपभोक्ता व्यवहार से। तो ब्लैक बॉक्स जो है उसका रिलेशन जो होता है वो उपभोक्ता व्यवहार से होता है, कंज्यूमर बिहेवियर से होता है। ये एक तरह का मॉडल होता है उपभोक्ता व्यवहार को समझने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार का ब्लैक बॉक्स मॉडल उन प्रोत्साहनों को पहचानता है जो खरीदारी के व्यवहार के लिए आवश्यक होते हैं। अतः ब्लैक बॉक्स विपणन में उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित है। इसमें कौन सी चार चीजें देखी जाती हैं? अर्थशास्त्र को देखा जाता है, सामाजिक जीव विज्ञान को, व्यवहार विज्ञान को, विपणन को। मतलब कहने का यही है, उन क्वालिटीज को पहचानना जिसकी वजह से उपभोक्ता या कस्टमर जो होता है खरीदता है। अब कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो पहले से डिसाइड करके ही जाएंगे कि ये चीजें हमको लेनी है। कुछ ऐसे होते हैं जो खाली देख ही रहे होते हैं, आप विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको कोई चीज़ पसंद आती है, आप ले लेते हैं। सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग खरीदने की वो होती हैं, अपने-अपने अलग पसंद होती है। चलिए नेक्स्ट है,
एक वस्तु की बिक्री बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम है। द बेस्ट मीडियम फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज एग्जीबिशन, फेयर, एडवर्टाइजिंग, नन ऑफ दिस। तो अगर हम एक वस्तु की बिक्री को बढ़ाना चाह रहे हैं, इंक्रीज करना चाह रहे हैं उसकी सेल को, तो सबसे अच्छा माध्यम कौन सा होता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है एडवर्टाइज करना, विज्ञापन करना। आज के टाइम की अगर बात करें, प्रेजेंट टाइमिंग में एडवर्टीजमेंट होता है, और आप देख रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट कितना ज़्यादा होता है। वीडियोज़ जो देखते हैं आप, उसमें होता है। आप फेसबुक चलाइए, इंस्टा, कोई भी आप सोशल साइट चलाइए, उस पर कितना एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। या ऐसे भी कोई ऐप अगर आप यूज़ कर रहे हैं पढ़ने वाली भी, तो उसमें भी आप देखते होंगे पॉपअप एड्स आते हैं, नीचे एड्स चलते रहते हैं। तो आज के टाइम में एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ी की हो गया है, जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी डालता है माइंड पर। आप उससे भी वो इफेक्ट होकर के जो प्रोडक्ट है उनको परचेज करते हैं मार्केट से। तो अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो कभी-कभी देखते होंगे आप कि कुछ चीज़ों के बहुत ज़्यादा ऐड आने लगते हैं, जैसे कि एक सीखो ऐड, ऐप का ऐड आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ऐड आपको इसका देखने को मिलेगा। तो क्या है, अब ऑटोमेटिक आपके माइंड में वो चीज़ चलने लगी है। एक बार आप जाकर के ज़रूर देखना चाहेंगे प्ले स्टोर पे कि ये ऐप है क्या? इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं? फंक्शंस क्या होते हैं? तो किसने-किसने आप में से जाकर देखा है प्ले स्टोर पे इस ऐप को? कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इस खाली आपको ये बताने का था कि इस तरह से एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है माइंड पर कि आप उस चीज़ को याद कर लेते हैं, और जब आप मार्केट में खरीदने जाएँगे तो उसको ही डिमांड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर और भी चीज़ें दे रखी हैं, ये भी देख लीजिए कि विज्ञापन के कुछ प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं। नवनिर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं की जानकारी देना, कि कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है तो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप उसको टीवी पर या फिर मोबाइल में अलग-अलग चीज़ों में एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं, उसका पेपर में देखते हैं। विक्रय वृद्धि करना, सेल को बढ़ाना है। नए-नए बाज़ारों का सृजन विकास करना। कभी-कभी कोई चीज़ें ऐसी आपको लगता भी नहीं है कि हाँ, इसकी नीड होती है, जैसे कि पहले माल पर जो था, तो एक नॉर्मल पेन से भी आप लोग फिल कर लेते थे, लेकिन अब एमआर के लिए एक अलग पेन आता है, जो जिसमें कि आप बहुत जल्दी जो है उसको जो ओवल है उनको फिल कर सकते हैं। तो क्या है, एक नई चीज़ मार्केट में आई जिससे कि आपको डिमांड बढ़ी, आपको कोई नीड ऐसी नहीं थी, लेकिन अब वहाँ पर आ गई है मार्केट में, तो आप उसको परचेज़ करना चाहते हैं और मार्केट से आप उसको खरीदते हैं। तो नए-नए मार्केट अलग-अलग उसमें भी शुरू हो जाते हैं, खुलते हैं कि हाँ, ये चीज़ें भी हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी सॉल्व करना है। उत्पन्न माँग का पोषण करना, उपभोक्ता को शिक्षित करना है, आपको नॉलेज देना है, बताना है, विक्रेता को विक्रय में सहायता करना है, कि आप पहले से एडवर्टाइज़मेंट देख के गए, आप उस चीज़ के बारे में जानते हैं, तो आप डायरेक्टली जाकर के वहाँ पर उसको डिमांड कर लेंगे जो सेलर है उससे। प्रतिस्पर्धा का सामना करना, विजय प्राप्त करना। आज के टाइम में तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। मोबाइल की अगर उसमें देखिए, तो एक कंपनी लेकर के जो आती है फीचर, दूसरी कंपनी भी सेम वैसे ही फीचर उससे कम रेट पे लेकर आ जाती है। व्यापार की ख्याति में वृद्धि करना, संचय भाव विचारों को दूर करना, जितने भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर किया जाता है, और सावधान करना। ये सारे क्या होते हैं, एडवर्टाइज़मेंट के ऑब्जेक्टिव्स या फिर पर्पस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय के आर्थिक परिवेश में सम्मिलित है। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ ए बिजनेस कंप्राइजेस इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशंस, ऑल ऑफ दैट। तो व्यवसाय के आर्थिक परिवेश जो होता है, उसका एक बिजनेस जो होता है वो इंटरनल एक्सटर्नल, आपने पढ़ा होगा बीकॉम में, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरह के एनवायरनमेंट होते हैं उसमें। इंटरनल में तो जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, वो बिजनेस का पूरा कंट्रोल होता है। एक्सटर्नल में आपके हो जाते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल है, आर्थिक हो जाते हैं, इकोनॉमिकल हो जाते हैं, ज्योग्राफिकल होते हैं, अलग-अलग तरह के होते हैं, तो उन पर कंट्रोल नहीं होता। तो जो आर्थिक परिवेश उसमें से जो होता है, उसमें व्यवस्था भी आती है, नीतियाँ भी आती हैं, दशाएँ भी आती हैं, सभी आ जाती हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव होगा। जैसी इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा बिज़नेस चलता है। जैसे कि आज के टाइम में ही देख रहे हैं आप, जो क्राइसिस चल रहे हैं आस-पास, उसका इफ़ेक्ट कितना पड़ रहा है बिज़नेस के ऊपर, लोगों के। स्पेशली जो फूड इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो वो सारी चीज़ों को कनेक्ट करके समझिए। जब आप रियल लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल्स को लेके समझते हैं, तो चीज़ों को समझना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक अर्थशास्त्री कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू एज अ बिजनेस इकोनॉमिस्ट? कंपनी सेक्रेटरी है, लियाज़न ऑफिसर है, इकोनॉमिक एडवाइजर है, कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स है। व्यावसायिक अर्थशास्त्री किसे कहा जाता है? तो व्यावसायिक अर्थशास्त्री जो है वो आर्थिक सलाहकार जो होता है, इकोनॉमिक एडवाइजर जो होता है, उसको कहा जाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। और इसमें जो कॉमर्स है वो तो आप जो है वो मैं कंप्लीट करवा ही दूँगी, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या फिर आपके प्रैक्टिस सेट हो। इसके अलावा जो जीके है, या फिर जो हिंदी आपकी पूछी जानी है, या फिर रीज़निंग आनी है, इन तीनों के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आप लोग को मेरा जो दूसरा चैनल है पीवाईक्यू ज़ोन, वहाँ पर अवेलेबल करा दूँगी। तो आप लोग उस चैनल को ज़रूर से विज़िट करिएगा, और इस चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो जो आप लोग के कॉमर्स से रिलेटेड है वो यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे, और जो दूसरा चैनल मेरा है वाईक्यू जोन, वहाँ पर आपको जीके, हिंदी और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप लोग कमेंट करिए तो वहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगी। तो बाकी चीजों की तैयारी के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्पादन प्रबंध प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र है। इस प्रोडक्शन मैनेजमेंट अ फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। जर्नल मोस्ट इंपॉर्टेंट अननेसेसरी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन जो कह रहा है कि उत्पादन प्रबंध जो है प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र है। तो प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र फंक्शनल एरिया जहाँ पर की काम मेनली होता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रोडक्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी पर ही सारी एक जो हमारा कंपनी है या हमारी फैक्ट्री है या हमारा बिजनेस है वो पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है। अगर प्रोडक्शन रुक जाएगा तो सब कुछ रुक जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम वर्ष में लागू हुआ। द कंपटीशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर। ये जो आप लोग का कंपटीशन एक्ट है ये कब आया था, ये क्वेश्चन कह रहा है 2000 में, 2001 में, 2003 में, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो एक्ट था ये आप लोग का, इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से किसी में भी नहीं आया है। तो करेक्ट आंसर हमारा नन ऑफ दीज है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें ये होता क्या है, तो कंपटीशन ये जो एक्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत में एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम एमआरटीपी एक्ट जिसे कहा जाता है 1969 में आया था, जो कि व्यापार की बाजार की सुरक्षा हेतु बनाया गया था। और इसका उद्देश्य जो था, किसी भी तरह के एकाधिक जो मोनोपोली होती है उसको रोकना, और मोनोपोली को रोकना तथा जो ऐसे बिजनेस है जिनको प्रतिबंध लगाया गया है उनको रोकना। और इसको बाद में बदल करके 2002 में कब चेंज हुआ था, जो 2002 में इसको चेंज करके कंपटीशन एक्ट कर दिया गया था, यानी कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम कर दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एमआरटीपी एक्ट बदल के कौन सा अधिनियम आया था, कौन सा एक्ट आया था। तो आपका कंपटीशन एक्ट आया था। कब आया था, 2002 में आया था। एमआरटीपी एक्ट कब आया था, 1969 में आया था। तो कई क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाते हैं, इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेशम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अच्छी मुद्रा माना जाता है। अकॉर्डिंग टू ग्रेशम्स लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड गुड मनी। अल्टरनेटिव करेंसी है, स्टैंडर्ड मनी है, टोकन मनी है, नन ऑफ देम। तो यहाँ पर कौन सी मनी जो होती है उसको हम गुड मनी मानते हैं, तो प्रमाप मुद्रा जो होती है, स्टैंडर्ड मनी जो होती है उसको हम अच्छी मनी मानते हैं, गुड मनी मानते हैं। तो ग्रेशम जो थे इन्होंने अपना एक गोल्डन रूल दिया था। इनका जो था एक सुनहरा नियम था। इसमें इन्होंने कहा था कि अच्छी मुद्रा जो होती है वो बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती। इसमें उन्होंने कहा था जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। जैसे ही आप देखेंगे, सिंपल सी बात करें, अगर कोई नया नोट आपके पास आता है या कोई नया कॉइन सिक्का आपके पास आता है तो आप क्या करते हैं, उसको रख लेते हैं। उसको आप नहीं निकालते हैं, उसको अपने पास सिर्फ ही रख लेते हैं। और जो पुराने नोट आपके पास हैं उनको आप चलाते रहते हैं। ऐसा क्यों? एक नॉर्मल सी हैबिट है, सबकी है। आप में से कितने लोग की है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो उसको आप लोग रख लेते हैं। तो क्या होता है, चाहे जितने भी नए नोट या फिर नए सिक्के मार्केट में लाए जाएं, धीरे धीरे करके वो गायब हो जाते हैं, और जो पुराने होते हैं वही चलते रहते हैं। तो इसी पर इन्होंने कहा था कि यही गोल्डन रूल दिया था कि जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द बैंको इटली शब्द बैंको से निकला है, इसका अर्थ क्या है। द वर्ड बैंक इज डाइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड बैंको, इट मीन्स आयरन सेफ, मनी, फॉर लैंडिंग, बेंच। तो यहाँ पर ये जो इसकी मीनिंग होती है ये हो जाएगी पीठ या फिर बेंच। इसमें का मतलब ये होता है कि जब इसकी शुरुआत हुई थी, ये बैंक की शुरुआत जो हुई थी, तो वहाँ पर जो लोग अपने जो साहूकार थे पुराने टाइम में, तो वो क्या करते थे, बेंच होती थी उसके ऊपर बैठ करके इस तरह के डिसीजन होते थे या इस पर जो है व्यवहार किए जाते थे, ट्रांजेक्शन होते थे। तब से ये उसका नाम जो पड़ा था। तो बेंच से आपका बैंक तक पहुंचा है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि प्राचीन काल में लोग बेंच पर बैठकर ही मुद्रा संबंधित लेन देन करते थे, जिसके कारण इसे बैंकों नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRR में सी के लिए प्रयुक्त होता है। इन CRR द लेटर सी स्टैंड फॉर कस्टमर कैश कमीशन क्रेडिट। अब यहाँ पर ये CRR क्या है, अब ये CRR क्या होता है, तो इसमें जो सी है वो कैश से रिलेटेड है। ये यहाँ पर जो है वो आपका कैश से रिलेटेड हो जाएगा। कैश रिजर्व रेशियो इसे कहा जाता है।
इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये कैश रिजर्व रेशियो हो जाती है। तो आपने पढ़ा होगा एसएलआर, सीआरआर के बारे में। ये सीआरआर का पूरा नाम जो है कैश रिजर्व रेशियो है, अर्थात नगद आरक्षित अनुपात। साफ नियंत्रण हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंकों को एक निश्चित प्रतिशत राशि नगद के रूप में रखना होती है। स्पष्ट है, सीआरआर में सी का तात्पर्य जो है वो कैश हो जाता है, यानी कि जो रिजर्व बैंक है वो इसकी एक दर जो होती है निश्चित कर देता है कि हर बैंक को रखना है। इससे बेनिफिट ये होता है कि जितना कोई भी कस्टमर है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इतना रिजर्व में रहता है या लोन लेने में सब में प्रॉब्लम नहीं होती है। और कितना रखना चाहिए, जितना स्टॉक का निर्माण करना चाहता है रिजर्व बैंक है। अगर बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में मनी आ जाती है तो वो कम कर देता है, और अगर जो है मनी कम हो जाती है तो वो बढ़ा देता है। तो इस तरह से वो कंट्रोल रखता है। प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोग को समझाया भी हुआ है अच्छे से। नेक्स्ट है यहाँ पर सांख्यिकी से अभिप्राय है, स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू डाटा ओनली, स्टैटिस्टिकल मेथड्स ओनली, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। तो जब सांख्यिकी की बात करते हैं तो इसमें समंक और सांख्यिकी विधियां दोनों आती हैं। सांख्यिकी की जो डिफिनेशन है तो वहां पर आपकी जो एक वचन है वो जो सिंगल वाली है उसमें समंक सिखाते हैं, और जो बहुवचन वाली है उसमें आपकी सांख्यिकी विधियां और समंक दोनों आते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, बोथ ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नावली में सीधे विकल्पी प्रश्नों के उत्तर कितने होने चाहिए? हाउ मेनी ऑप्शन शुड देयर बी फॉर डायरेक्ट चॉइस क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चनर? 3 है, 2 है, नन है, मेनी है। तो प्रश्नावली में सीधे विकल्पी प्रश्नों के कितने उत्तर होने चाहिए? तो 2, यानी कि यस और नो। यहाँ पर सीधे सीधे ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप डायरेक्ट चॉइस क्वेश्चन है तो आप इस तरह से प्रश्नावली तैयार करते हैं जिसमें आपके या तो यस में होगा या तो नो में, या तो 2 ही हो जाएंगे विकल्प। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। जो क्वेश्चनर होता है किस लिए बनाया जाता है? किसी चीज की रिसर्च की जा रही होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रश्नावली में सीधे विकल्पी प्रश्नों के उत्तर 2 होने चाहिए और संदर्भ उद्देश्यों के अनुरूप प्रश्नावली तथा अनुसूचियों के निर्माण का प्राथमिक आंकड़े, यानी जो आपका प्राइमरी डेटा होता है उसके कलेक्शन जब किया जाता है तो वहां पर एक क्वेश्चनर तैयार किया जाता है। तो उसमें 2 ही ऑप्शन रखे जाते हैं, यस और नो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वर्ग की निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं when both the lower and upper limits of a class are taken into consideration, such classes are termed exclusive, inclusive, open ended classes, cumulative। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो आपने स्टैटिस्टिक्स में जब मीन मोड मीडियन है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, सब निकाला होगा, तो वहाँ पर आपने सबसे पहला काम जो किया होगा तो बनाना बताया जाता है कि किस तरह से क्लासेस को बनाया जाता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा इस तरह से भी लिखा होता है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, इस तरह से बने होते हैं। या फिर बने होते हैं आपके 1 से 9 है, उसके बाद आ जाएगा 10 से 19 है, इस तरह से बने होते हैं। तो इस तरह से जब आपके वर्ग बने होंगे, यहाँ पर 0 होगा, 0 से 9 है, 10 से 19 है, इस तरह से जो वर्ग बने होंगे तो ये वाले वर्ग क्या कहलाएंगे और ये वाले वर्ग क्या कहलाएंगे? तो जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निचली और ऊपरी दोनों सीमा पर विचार किया जाता है, तो वो वाले वर्ग जो होते हैं वो आपके समावेशी या फिर समावर्जी इंक्लूसिव सीरीज कहलाती है। जैसे कि ये वाली सीरीज है आपकी, ये कौन सी है? ये आपकी इंक्लूसिव है। इसमें क्या होता है कि जो अगली सीमा होती है और जो एक वर्ग की जो अपर लिमिट है, दूसरे वर्ग की जो लोअर लिमिट है, उनके बीच में 1 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये वाले वर्ग क्या हो जाते हैं? इंक्लूसिव कहलाते हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब एक वर्ग की ऊपरी और निचली दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग जो है वो समावेशी होते हैं। समावेशी रीति द्वारा बनाई गई श्रेणी समावेशी श्रेणी कहलाती है। इस श्रेणी में किसी भी वर्ग की निचले और ऊपरी दोनों सीमाओं के मूल या पद उसी वर्ग में शामिल होंगे। उसका प्रभाव ये होता है कि किसी वर्ग की ऊपरी सीमा में उसके अगले वर्ग की निचली सीमा समान नहीं होती, उसमें प्रायः 1 का अंतर होता है। तो क्या होगा? यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होती। जैसे कि कभी-कभी कंफ्यूजन होती थी कि जैसे जो आप लोग के 10 से 20 वाला और 20 से 30 वाला होता था, तो वहाँ पर कंफ्यूजन होती थी कि कहाँ पर हम इसको ऐड करें। जैसे अलग-अलग दे रखी होती थी, आपको कम्युलेटिव बनानी है, तो वहाँ पर कंफ्यूजन बन जाती थी। क्योंकि जो इस तरह से होती है वहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होती। अब उसकी कंडीशंस अलग-अलग होती हैं कि कब आपको उसको चेंज करके बनाना है, तो उतना डीपली नहीं आता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अपकिरण माप कहते हैं द फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज नोन एज। अरिथमेटिक मीन है, मेन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन है। तो यहाँ पर मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो होता है, अपकिरण की माप जो होती है वो क्या होगी? माध्य विचलन, मीन डेविएशन कहलाती है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि माध्य विचलन अपकिरण की वह माप है जिसमें श्रेणी के सभी पदों पर ध्यान रखा जाता है। माध्य विचलन एक वितरण के पदों जो माध्य है अथवा माध्यिका से विचलन के चिन्हों की अपेक्षा करते हुए
ज्ञात विचलनों की माध्य मात्रा है। चलिए नेक्स्ट है, मिनट बुक की जांच कौन कर सकता है? हु इज ऑथराइज्ड टू इंस्पेक्ट द मिनट बुक? शेयर होल्डर्स विदाउट एनी फी, डिबेंचर होल्डर अपॉन पेमेंट ऑफ ए फी, एनी इंडिविजुअल अपॉन पेमेंट ऑफ ए फी, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर जो कह रहा है मिनट बुक की जांच कौन कर सकता है, तो अंशधारी कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कर सकते हैं विदाउट एनी फी, बिना किसी फी के। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर कहलाते हैं कंपनी के। कंपनी के स्वामी कौन होते हैं, ये क्वेश्चन आए तो वो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, अंशधारी होते हैं। इसलिए वो मिनट बुक जो होती है, मिनट बुक सूक्ष्म जो होता है, जिसमें कि एक जो सभा हुई है उस सभा में क्या क्या चीजें थी उन सब के बारे में संक्षेप में लिखा होता है, ब्रीफली लिखा होता है। पूरी कार्रवाई जो होती है उसमें वहां पर नोट होती है। तो उसकी जांच जो है अंशधारी शेयर होल्डर कर सकते हैं बिना किसी फी दिए हुए। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत के तत्व हैं द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ दैम। तो यहाँ पर जो कॉस्ट होती है उसमें सामग्री भी आएगी, श्रम भी आता है, व्यय भी आता है, तीनों ही चीजें आती हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दैम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो इसके रिमेनिंग 25 क्वेश्चन है, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वहां पर हम सॉल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो लाइक जरूर से करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक भी करा करिए, प्लीज हाइप कर दिया करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ऐड हो, वहाँ पर वीडियोस को शेयर कर दिया करिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।